सर मैं नंदराम पालीवाल आचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपन बीए पार्ट सेकेंड ईयर ऑनर्स के 5वें पेपर में ब्रिटिश भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का विकास, इस पर चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए, उनके विकास के लिए अरब में एक आंदोलन चला जिसे वहाबी आंदोलन कहा जाता है। भारतवर्ष में भी यह आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा। यह आंदोलन को फैलाने में सईद अहमद बरेलवी ने बहुत काम किया। ये इस्लाम में से कुरीतियों को दूर करके इसको शुद्ध रूप में दोबारा लाना चाहते थे। वहाबी आंदोलन द्वारा मुसलमानों में दोबारा कट्टरता की लहर फैल गई। शुरू में वहाबी मुसलमानों ने सिखों और मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों ने बड़ी निर्दयतापूर्वक इस आंदोलन को कुचल डाला। 1857 के विद्रोह की सारी जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों पर डाल दी। सर जॉन पीके ने कहा था कि विद्रोह के मुख्य संचालक मुसलमान थे। मिस्टर एस.सी. ब्राउन के अनुसार ये मुसलमान निस्संदेह वहाबी थे, इसलिए अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों की तरफ अधिक सख्त हो गया। इसके विपरीत अंग्रेज़ों का जो रवैया वो हिंदुओं की तरफ इतना सख्त नहीं था, क्योंकि हिंदुओं ने शुरू में ही अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। राजा राम मोहन राय ने भी इस हेतु हिंदुओं को उत्साहित भी किया, इसलिए अधिकांश पद अंग्रेज़ों के बाद हिंदुओं के पास ही थे। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों को विश्वास दिलाया कि 1857 के विद्रोह की जिम्मेवारी मुसलमानों की नहीं और मुसलमान ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्साहित किया, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ में एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया। यहाँ पर मुसलमानों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा दी जाती थी। शुरू में सर सैयद अहमद खान राष्ट्रीय विचारों के थे और वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे, परंतु बाद में वे कांग्रेस और राष्ट्रवाद के शत्रु बन गए तथा अंग्रेज़ों के भक्त बन गए। कहा जाता है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बैक ने उन्हें समझाया कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों का विरोध करने के बजाय उनकी मित्रता अधिक अच्छी है। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन को एक मानपत्र देते हुए कहा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूर्वी ज्ञान का पश्चिमी साहित्य तथा विज्ञान से मेल किया जाए। मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की उपयोगी प्रजा बनाया जाए और उनमें ऐसी राजभक्ति उत्पन्न की जाए जो दीनता तथा दासता के कारण नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के अच्छे शासन से प्राप्त होने वाले सुखों की वास्तविक स्थिति के कारण हो। 1857 के विद्रोह के कुछ समय बाद सर सैयद ने अपने धर्म के मानने वाले मुसलमानों के माथे से कलंक का टीका मिटाने के लिए भारत के राजभक्त मुसलमान नामक पत्र भी निकाला। न्यायाधीश साहदी ने लिखा कि सर सैयद अहमद को वह पता था कि जब तक मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक बैर है, तब तक भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति पैदा नहीं होगी और उस समय तक ईसाई शासक भी उन्हें राजभक्त नहीं समझेंगे। इसलिए उसने ईसाइयों और मुसलमानों में धार्मिक मेल उत्पन्न कराने का यत्न किया। उसने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें उसने यह सिद्ध करने का यत्न किया कि मुसलमानों को ईसाइयों और यहूदियों के साथ भोजन करने की आज्ञा है। मुसलमानों और ईसाइयों में मेल उत्पन्न करने के लिए उसने बाइबल पर एक टीका भी लिखी। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद से मिलकर देशभक्त एसोसिएशन की नींव डाली। यह संस्था अत्यंत प्रतिक्रियावादी थी और कांग्रेस के प्रगतिशील विचारों का हर संभव
तरीके से विरोध करते थे। इसलिए मिस्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखते हैं कि कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस को एक हिंदू संस्था कहा जाने लगा, जबकि इसके विपरीत महान राष्ट्रीय कांग्रेस में हम हिंदू नेता मुसलमान देशवासियों का भी सहयोग प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। हम कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधियों का रेल किराया भी देते थे और उन्हें अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं भी देते थे। इसके बाद अंग्रेज़ों की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी या राजभक्ति की भावना उत्पन्न की जाए और ब्रिटिश सरकार की सहायता से मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की जाए और ब्रिटिश शासन को दृढ़ बनाया जाए। यह संस्था भी कांग्रेस के सख्त विरुद्ध थी। मुसलमानों द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी मांग की जाने लगी। 1905 में बंगाल के बंटवारे से हिंदुओं में बड़ी उत्तेजना फैली। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालकर शासन करने की नीति से कार्य किया। सरकार ने पूरी बंगाल को मुस्लिम प्रांत कहा, वहाँ के मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध उभारा और सांप्रदायिक दंगे करवाए। इतना सब कुछ करने पर भी जब बंगाल के बंटवारे से उत्पन्न राष्ट्रवाद का वेग थम नहीं रहा था, तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो को कुछ संवैधानिक सुधार करने की सलाह दी। लॉर्ड मिंटो यह चाहते थे कि सुधारों के साथ साथ राष्ट्रवाद के वेग को रोकने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की फूट को और अधिक बढ़ाया जाए। इसलिए इस हेतु वायसराय के निजी सचिव स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के नए प्रिंसिपल आर्कबाल्ड को लिखा कि यदि आगामी सुधारों के बारे में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुसलमानों के लिए अलग अधिकारों की मांग करे और इस हेतु वायसराय से मिले, तो वायसराय को इससे मिलने में प्रसन्नता होगी। आर्कबाल्ड ने तुरंत इस विचार को अपने अलग पत्र में अलीगढ़ कॉलेज के मंत्री नवाब मोहसिन उल मुल्क के सामने रख दिया। नवाब साहब ने शीघ्र ही मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में संगठित किया और इसको वायसराय से मिलने के लिए भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय के सामने 1 अक्टूबर 1906 को कुछ मांगे रखी, जो ये हैं: मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र। पहली मांग, मुसलमानों के लिए धार्मिक आधार पर पृथक चुनाव क्षेत्र। सुधार के बाद बने हुए विधान मंडलों में मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक स्थान, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। यदि संख्या के आधार पर ले जाएंगे तो हिंदुओं का बहुमत ज़्यादा होगा। सरकारी नौकरियां मुसलमानों को अधिक दी जाएं। मुस्लिम विश्वविद्यालयों की स्थापना में सरकारी सहायता दी जाए। अगली है, यदि गवर्नर जनरल के काउंसिल में किसी भारतीय को नियुक्त किया जाए तो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाए। लॉर्ड मिंटो ने, जो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, अपने उत्तर में इस प्रतिनिधिमंडल को कहा, तुम्हारी बात ठीक है कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं, क्योंकि थोड़ी संख्या में होने के कारण तुम्हारी जाति के उम्मीदवारों को बहुमत वाली हिंदू जाति के सामने जीतने की कोई आशा नहीं है। तुम ये सत्य ही कहते हो कि तुम्हारी जाति का महत्व संख्या के आधार पर न लगा जाए, बल्कि राजनीतिक महत्व तब ब्रिटिश साम्राज्य की सेवाओं के आधार पर लगाया जाए। इससे पता चलता है कि अलग चुनावों के इस हानिकारक सिद्धांत को लॉर्ड मिंटो ने ही शुरू करवाया था। लॉर्ड मार्ले भी स्वयं इस सिद्धांत के विरुद्ध थे, परंतु अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के हित में उन्हें लॉर्ड मिंटो की बात माननी पड़ी। स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र ने भी, जो सदैव अंग्रेजों का पक्ष लेता था, इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। इस सिद्धांत का बड़ा भारी प्रभाव राजनीति पर यह पड़ा कि मुसलमान कांग्रेस और हिंदुओं से अलग होकर अपने पृथक अधिकारों की मांग करने लगे। यानी मुसलमान कांग्रेस और हिंदुओं से अलग हो गए और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ साठ गांठ करने लगे।
इस अलग चुनाव पद्धति का अंतिम परिणाम यह निकला कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता का जहर फैल गया और 1947 में भारत का बंटवारा करके मुसलमानों को पाकिस्तान देना पड़ा। और इस सांप्रदायिकता की आग में घी का काम किया मुस्लिम लीग ने, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में किया था अपन ने। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की नींव रखी गई, जिसके उद्देश्य ये थे कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य की तरफ भक्ति उत्पन्न करना और यदि ब्रिटिश सरकार की नीति के बारे में उनमें कोई गलत धारणा हो तो उसे दूर करना। ये पहला उद्देश्य है कि ब्रिटिश राज्य की तरफ भक्ति, कि हमें अंग्रेजों के प्रति भक्ति भाव रखना है, हमें राजभक्त बनना है। राजभक्त कैसा? देशभक्त नहीं, अंग्रेज भक्त बनना है। दूसरा उनका उद्देश्य था कि मुसलमानों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना और उनके हितों की रक्षा करना। अगला उद्देश्य था ऊपर लिखे गए उद्देश्य के विरुद्ध न जाते हुए मुसलमानों और दूसरी जातियों में जहाँ तक हो सके मेल मिलाप करना। 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ और सर सैयद अली इमाम इसके प्रधान चुने गए। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को आबादी से अधिक स्थान विधानमंडलों में दिए जाने की मांग की। यह भी मांग की कि प्रिवी काउंसिल में यदि एक हिंदू नियुक्त किया जाए तो मुसलमान भी अवश्य ही नियुक्त किया जाए और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1909 और 1910 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इन्हीं मांगों को दोहराया। लेकिन यह बात ध्यान में रखने योग्य यह भी बात भी कि मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों का समर्थन कभी प्राप्त नहीं हो सका। राष्ट्रवादी मुसलमान सदैव इससे अलग रहे। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में इसके कट्टर विरोधी थे और कांग्रेस के 25वें अधिवेशन में जो 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कड़ी निंदा की गई। मौलवी मजार उल हक ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और हिंदुओं तथा मुसलमानों से आपसी मेल मिलाप से रहने की अपील की। चूँकि 1909 के सुधारों से मुसलमान प्रसन्न थे, इसलिए उनको यह कहना बहुत हिम्मत का काम था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए हानिकारक है और देश को इस समय एकता की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता का विकास केवल अपने फायदे के लिए किया था। उनका स्पष्ट उद्देश्य था कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाले रखो ताकि हमारा यह राज करना, शासन करना आसान हो जाए, और इसके लिए उन्होंने बंगाल विभाजन का भी सहारा लिया। इस प्रकार से सांप्रदायिकता की भावना भारत के लिए एक खतरनाक साबित हुई, जिसका अंतिम परिणाम 1947 में भारत के बंटवारा था। धन्यवाद।